पीपीएफ की स्कीम को शुरू किया गया था 1968 में। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड तब से लेकर अब तक 25 करोड़ पीपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन किए जा चुके हैं, जिनका बैलेंस जो है वो 14 लाख करोड़ है। ये स्कीम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसका टैक्स फ्री स्टेटस है, इसमें गारंटीड आपको रिटर्न्स मिलती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इसमें अवेलेबल है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गो थ्रू करने वाले हैं रिलेटेड टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो मुझे लगता है कि हर एक इन्वेस्टर के लिए जानने काफी ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना, ताकि इस वीडियो को यूट्यूब अपने एल्गोरिथम में ले पाए और ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स कलीग्स के पास पहुंच पाए। जो सबसे पहला पॉइंट यहां पर है वो टैक्सेशन को लेकर के है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ट्रिपल ई का स्टेटस है, यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है। फर्स्ट एग्जेम्प्ट का मतलब है कि जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको मिलते हैं अंडर द सेक्शन 80C, यानी जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको 80C में एग्जेम्पशन मिलती है। सेकंड एग्जेम्पशन जो है वो इंटरेस्ट है जो आप इसके ऊपर कमाते हो, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री उसको रखा गया है। तीसरा एग्जेम्प्ट जो है वो जो भी आपको मैच्योरिटी के ऊपर अमाउंट मिलता है वो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना तो कैपिटल गेन टैक्स ना ही वेल्थ टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड खास बात ये है कि ये जो टैक्स बेनिफिट मैंने आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर ही नहीं, बल्कि अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हो या फिर प्री मैच्योर क्लोजर करते हो उस टाइम के ऊपर भी ये टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है। पीपीएफ अकाउंट होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 8% की रिटर्न जो है वो पीपीएफ ऑफर कर रहा है। एंड फर्दर डेट म्यूचुअल फंड में अगर आपने रिटर्न्स लेनी है तो आपको 11.4% कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए अगर आप पीपीएफ की रिटर्न्स को बीट करना चाहते हो, जो कि एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, ना ही होने वाला है। लेकिन जब भी हम इसकी बात करते हैं तो आपको एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक छोटा सा यहां पर नोट है आपके लिए जो आपको समझाना चाहता हूं, जो मुझे चीज मिली है जब मैं इस वीडियो से रिलेटेड रिसर्च कर रहा था। एक रूल आया था 2021 में जो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 सालों में फाइल नहीं करी है तो एक टीडीएस जो है 2 से 5% का अप्लाई होगा एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट लिमिट के बाद। सो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। अदरवाइज अगर पीपीएफ की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड यूजफुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये होने वाला है। सेकंड पॉइंट यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट जो है वो हर एक इंडियन सिटीजन के द्वारा ओपन किया जा सकता है, इसमें एज की कोई भी लिमिट नहीं है। अकाउंट जो है वो पर्सन अपने नाम में ओपन कर सकता है या फिर किसी माइनर के बिहाफ पर ओपन कर सकता है, या फिर अगर इवन कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसके नाम पे भी जो अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है अगर आप उसके गार्डियन हो। जो करंट रूल्स हैं वो यहां पर एक चीज को अलाउ नहीं करते हैं, वो ये है कि आप जॉइंट नेम्स में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो, ना ही इसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो ऐसा अकाउंट पीपीएफ का अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस काफी ज्यादा कंफ्यूज लेकर रहते हैं जब आप पीपीएफ की बात करते हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स यहां पर हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज, एनआरआईज के लिए नया पीपीएफ अकाउंट ओपन करना अलाउ नहीं किया गया है। एक टाइम ऐसा था जब एनआरआईज को अलाउड था कि वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन 2003 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इस बारे में लेकर के आए कि अब एनआरआई नया अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। एंड जिन एनआरआईज के पास अपना एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट है वो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट या तो वो 15 साल तक रख पाएंगे या फिर अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं 5 साल की तो तब वो उसमें पैसा जमा करवा पाएंगे। ये नहीं है कि उसमें दोबारा से वो अकाउंट ओपन करवाने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। नो, एनआरआई जो है वो काफी टाइम से अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि पीपीएफ बहुत ही ज्यादा अच्छी स्कीम है, लेकिन गवर्नमेंट इन चीजों को लेकर के काफी हल्के में ले रही है क्योंकि इस स्कीम का ओरिजिनल मिशन जो था वो स्मॉल सेविंग को इंकरेज करने के रिलेटेड था कि इंडियन रेजिडेंट्स में स्मॉल सेविंग्स को इंकरेज किया जा सके। पीपीएफ अकाउंट की अगर ओपनिंग की बात करें तो आप साल में किसी भी टाइम के दौरान अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा या फिर इवन नेशनलाइज्ड बैंक्स की जो सिलेक्टेड ब्रांचेस आप वहां पर जा सकते हो। इवन कुछ एक प्राइवेट बैंक्स के पास भी पीपीएफ अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। अभी अकाउंट ओपनिंग की ही बात कर लेते हैं। तो अगर आप अकाउंट को ऑफलाइन ओपन करना चाहते हो तो आप अपने नियरेस्ट ऑथराइज्ड जो भी ब्रांच है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहां पर जाएंगे, वहां पर पीपीएफ का एओएफ यानी कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल आउट करेंगे, एक अपनी कॉपी आधार कार्ड की, पैन कार्ड की सबमिट करेंगे एंड इनिशियल डिपॉजिट जो है
वो कम से कम आपको यहां पर 100 रुपीज का करना पड़ेगा, नॉट 400 रुपीज। 100 रुपीज का मिनिमम डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। आप अपनी पासबुक लीजिएगा एंड उसके बाद आप अपना अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है सेम टू सेम प्रोसेस आपको ऑनलाइन के लिए करने हैं। एंड आधार कार्ड इस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा फास्ट बना देता है। इनफैक्ट अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर भी करना चाहते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में, या इवन पोस्ट ऑफिस से बैंक में, या बैंक से पोस्ट ऑफिस में, वो भी अलाउ किया गया है। एक और यहां पर रूल है जिसको सभी के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकता है अपने नाम। अगर कोई सब्सक्राइबर गलती से एक से ज्यादा अपने अकाउंट ओपन कर देता है तो जो भी एडिशनल अकाउंट होगा उसे रेगुलर अकाउंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा एंड उसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, ना ही उसमें कोई टैक्स बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसलिए सब्सक्राइबर्स के हित की ही बात है कि अगर आपके गलती से एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन हो गए हैं तो आप उनको अमलगमेट करवा लीजिए एक अकाउंट के बीच में ही, जो आप सिंपली कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिख करके देना पड़ेगा एंड आपको उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। पीपीएफ में आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन हर साल कम से कम 500 रुपए की करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख तक का हर एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं। एक चीज यहां पर ध्यान में रखने वाली है कि एक साल में आप मैक्सिमम 12 बार ही अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो जमा करवा सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है वो 1.5 लाख तक का ही रहेगा। अब ये जो अमाउंट है 1.5 लाख का, किसी टाइम पर वो इवन 70,000 का भी हुआ करता था, तो गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती है। अगर गलती से आपने 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो जो भी आपका एक्सेस डिपॉजिट होगा उसको इररेगुलर कंसीडर किया जाएगा, आपको रिफंड वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड दूसरी तरफ अगर आप किसी साल में 500 रुपए भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करवा पाए तो भी आपके अकाउंट को इनएक्टिव फ्लैग कर दिया जाएगा एंड आपको हर एक इनएक्टिव फाइनेंशियल ईयर के लिए 50 रुपए प्लस 500 रुपए जो है, जो आपकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट था, वो जमा करवा करके आप इसको एक्टिव कर पाएंगे। लेकिन यहां पर भी एक आपके लिए खुशी की बात है कि अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे थे तो पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट की दर पर ही, चाहे वो आपका अकाउंट कंट्रीब्यूशन ना जमा करवाने की वजह से इररेगुलर हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, तो भी आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता जाएगा, तो उसकी घबराने की बात नहीं रहेगी। फिफ्थ जो पॉइंट है वो मैच्योरिटी से लेकर के है। पीपीएफ अकाउंट की जो मैच्योरिटी है वो 15 साल की होती है, जो सब कोई पर्सन जानते हैं। लेकिन एक जो बात हर कोई नहीं जानता है वो ये है कि मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट अकाउंट ऑफ ओपनिंग से नहीं कैलकुलेट होती है, जबकि जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट ओपन किया था उस फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट से वो मैच्योरिटी कैलकुलेट होती है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने अपना अकाउंट 17 मई 2020 को ओपन किया तो उसकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी वो 17 मई 2020 से कैलकुलेट ना होते हुए 31 मार्च 2021 से कैलकुलेट होगी, जो कि बन जाती है 1 अप्रैल 2036। यानी कि 15 की जगह पर 15 साल की कंट्रीब्यूशन की जगह पर 16 साल की कंट्रीब्यूशंस कर पाएंगे अपने पीपीएफ अकाउंट में। अब पीपीएफ अकाउंट के बारे में मैच्योरिटी तो समझ ली है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। तो एक बार आपका पीपीएफ अकाउंट अगर मैच्योर हो जाता है तो ध्यान रखिएगा सब्सक्राइबर के पास दो ऑप्शंस रहती हैं। दो ऑप्शंस क्या रहती है? पहली ऑप्शन रहती है कि आप अपना अकाउंट बंद करवा दे एंड उसका पैसा अपने अकाउंट में डलवा ले, वो सबसे पहली सबसे इजी ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट को अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के ब्लॉक के लिए चला सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड ये एक्सटेंशन आप कितनी भी बार आगे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने अकाउंट को 5 साल के लिए बढ़ा लिया तो टोटल 20 साल के लिए अकाउंट को, नो, आप ये 5 साल की एक्सटेंशन चाहे तो आगे कितने भी साल के लिए आगे चला सकते हैं। एंड एक्सटेंशन इटसेल्फ दो तरीके से की जा सकती है कि आप विद कंट्रीब्यूशन अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हो या विदाउट कंट्रीब्यूशन अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हो। ये पॉइंट समझने काफी ज्यादा जरूरी है। तो जब किसी पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड किया जाता है कंट्रीब्यूशन के बिना, इसका मतलब होता है कि अकाउंट ऑटोमेटिकली आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा सब्सक्राइबर का, एंड सब्सक्राइबर को उसमें फ्रेश कंट्रीब्यूशन अपनी जमा नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन सब्सक्राइबर ने अगर एक बार
एक बार अगर सब्सक्राइबर विदाउट एक्सटेंशन वाली में ऑप्ट कर लेता है तो उसके बाद वो विद कंट्रीब्यूशन वाले में आगे ऑप्ट नहीं कर पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन समझने वाली बात एंड इंपॉर्टेंट बात यहां पर विदाउट कंट्रीब्यूशन वाले सब्सक्राइबर के एक्सटेंशन के लिए ये है कि कोई भी लिमिट नहीं है विड्रॉल को लेकर के, यानी कि आप अपने बैलेंस से एक साल में एक ही बार कितना भी पैसा निकलवा सकते, चाहे मुझे पूरा का पूरा विड्रॉल क्यों ना करना, वो भी यहां पर अलाउड है। यानी कि 100% विड्रॉल जो है वो आपका अलाउड है, लेकिन वंस इन एन फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब कंट्रीब्यूशन पार्ट को समझते हैं। तो यहां पर जो सब्सक्राइबर है वो फॉर्म एच को सबमिट करता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, एंड जब भी उसकी मैच्योरिटी डेट होती है तो वहां पर विद इन 1 ईयर उसे ये फॉर्म एच सबमिट करना पड़ता है। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर ये फॉर्म को सबमिट नहीं करता है एंड एज यूजुअल कंट्रीब्यूट करता रहता है तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा ना तो उसके ऊपर सब्सक्राइबर को कोई इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही उसके ऊपर उसको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। सो लेट्स से अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको अलाउ करती है, कंट्रीब्यूशन वाली जो ऑप्शन है आपको अलाउ करती है कि आप अपने ब्लॉक के शुरुआती दौर में जितना बैलेंस था उसका 60% अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हो। ये कंट्रीब्यूशन वाले की बात एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। लेट्स से आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो गया 1 अप्रैल 2023 को एंड उसका बैलेंस था 50 लाख रुपए का। तो उसके बाद आप 60% जो अमाउंट है वो आप अपने अगले आने वाले 5 सालों में उसका 30 लाख, यानी कि 60% कितना हो गया 50 लाख का, 30 लाख रुपए अगले 5 साल में आप निकलवा सकते हो। सेम रूल अप्लाई होता है पहले जैसा ही कि अगर आप एक बार ऑप्ट कर लेते हो कि आप विद कंट्रीब्यूशन वाले में जाना चाहते हो तो आप बाद में विदाउट कंट्रीब्यूशन वाली एक्सटेंशन में नहीं जा पाओगे। एंड सेकेंडली, एज आई टोल्ड यू, ओनली 1 विड्रॉल इज अलाउड इन ईच फाइनेंशियल ईयर, राइट? उससे ज्यादा का विड्रॉल अलाउड नहीं है। लेकिन विद कंट्रीब्यूशन वाले में मैक्सिमम विड्रॉल जो होगा अगले 5 सालों में, वो 5 साल की शुरुआत में जितना बैलेंस था उसका मैक्सिमम 60% एग्रीगेट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद बात करते हैं टैक्स फ्री पेंशन के बारे में। अब इन द केस ऑफ द पीपीएफ, लेट्स से कि आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है कि आप इसको एज ए पेंशन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो एंड हर साल पैसा आपको चाहिए आप वो विड्रॉल कर सकते हो। फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से केस कि आपके पीपीएफ अकाउंट में जो बैलेंस है वो 50 लाख रुपए का है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एंड हम ये चीज को डिसाइड करते हैं कि हम विदाउट कंट्रीब्यूशन अपने अकाउंट को आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं। अब चाहे आपने विदाउट कंट्रीब्यूशन किया, आपको पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है 8% का या जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेट्स से हम 8% का अज्यूम कर लेते हैं फिलहाल के लिए, आपको वो 8% का जो इंटरेस्ट है वो तो मिलता ही रहेगा। यानी कि आपको 4 लाख रुपए की रिटर्न हर एक साल मिलेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, एज आई टोल्ड यू, इट इज अंडर द ट्रिपल ई स्टेटस, यानी कि जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करोगे, जो भी आप विड्रॉल करोगे, उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको अपने जमा किए गए पैसों के ऊपर 4 लाख रुपए का ब्याज, यानी कि लगभग 33,000 रुपए महीने की पेंशन मिल जा रही है, वो भी टैक्स फ्री अमाउंट है आपके पास। तो डेफिनेटली अगर आप टैक्स फ्री पेंशन पाना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड आप डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। 8th पॉइंट यहां पर माइनर के साथ रिलेटेड है। तो पीपीएफ रूल ये अलाउ करता है पेरेंट्स को कि वो अपने माइनर के बिहाफ पर जो पीपीएफ अकाउंट है ओपन कर सकते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि दोनों पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि एक बी का बच्चा है सी तो ए भी इसके साथ अकाउंट ओपन कर ले, बी भी इसके साथ अकाउंट ओपन कर ले। नो, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन जो होगा वो माइनर के साथ पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर पाएगा। एंड समझने वाली बात यह है कि ए का भी पीपीएफ अकाउंट था एंड इसके सी का भी इसने ज्वाइंट नेम में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लिया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो एक साल में अब जाएगी, क्योंकि सी तो माइनर है, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन एक साल में जाएगी वो अमाउंट जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम अमाउंट बता रखा है, जो कि अभी के लिए 1.5 लाख है, उससे ज्यादा का अमाउंट आप उसमें नहीं करवा पाएंगे जमा। एक और इंक्वायरी जो कि सीनियर सिटीजन से बार बार आती है वो ये आती है कि क्या हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अपना
पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। जो करंट रूल्स हैं पीपीएफ के वो अलाउ नहीं करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स को कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बिहाफ पर पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर ले, नहीं अलाउड है। लेकिन इन सिनेरियो अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है एंड ग्रैंड पेरेंट्स को गार्डियन बनाया गया है, उस सिनेरियो में डेफिनेटली जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर पाएंगे माइनर के बिहाफ पर। 9th पॉइंट इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। जो इंटरेस्ट रेट पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में ऑफर किया जाता है दैट इज एश्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स नहीं होता है। इनफैक्ट ये इंटरेस्ट रेट हर एक 3 महीनों के बाद रिन्यू होता है एंड इसकी जो यील्ड होती है वो 10 साल के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड है उनके साथ लिंक्ड होती है। कहने का मतलब है 10 साल के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड जैसा बिहेव करेंगे, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट ट्रेंड कम हो रहा है तो आपका पीपीएफ में भी इंटरेस्ट रेट ट्रेंड कम होगा। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में आपका इंटरेस्ट रेट ट्रेंड इंक्रीज हो गया तो आपका यहां पर भी इंटरेस्ट रेट पीपीएफ में इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कुछ एक आर्टिकल्स पढ़े जहां पर बहुत से ऑथर्स हैं ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट में डाउन ट्रेंड है, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट कम हो गया है एंड उन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करना बेकार है। लेकिन किसी भी ऑथर ने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो इंटरेस्ट रेट आपका लिंक है वो इन्फ्लेशन के साथ तो काउंट करो कि उस कंट्री का इन्फ्लेशन कितना है। आप ध्यान से समझिएगा, 1990s की अगर बात करें तो उस टाइम पर पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 12% के आसपास था, जबकि कंट्री का इन्फ्लेशन 10 से 11% के आसपास था। कहने का मतलब था आप तो तब भी आधा परसेंट ही अर्न कर रहे थे। आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं रियल बेसिस के ऊपर भी तो भी ये सिनेरियो है, आपकी इन्फ्लेशन 6% के आए दाएं चल रही है एंड आपके पास जो पीपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो उसी ऊपर मिल रहा है। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है कि आप इंटरेस्ट रेट को सिर्फ और सिर्फ अकेले ना देखें, आप साथ की साथ जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि जिसको आप कंपेयर कर सकते हो इन्फ्लेशन रेट के साथ, उनको साथ में जरूर बेंचमार्क लेकर के चलिएगा। उसके हिसाब से देखिएगा कि आपको क्या रिटर्न मिल रही है। जो इंटरेस्ट होता है पीपीएफ के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरेस्ट होता है पीपीएफ के ऊपर दैट इज कैलकुलेटेड ईच एंड एवरी मंथ एंड जो कैलकुलेशन की जाती है वो की जाती है कि 5 तारीख के बाद, कि 5 तारीख से लेकर के आपके महीने के एंड तक जो भी बैलेंस मिनिमम होगा उसके बेस के ऊपर आपकी कैलकुलेशन की जाती है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू पे समझ लेते हैं, यानी कि अगर सिंपल वे में समझे तो अगर आपका बैलेंस जो था, आपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं 6 तारीख को, तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपका पहले के बैलेंस यानी कि जमा करवाने से पहले का जो बैलेंस था उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो एज अ सिंपल प्रैक्टिस आप सिंपल समझ लीजिए कि पीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो अपने 5 तारीख तक जमा करवा देनी है, उसके बाद जमा करवाओगे तो उस महीने का आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं मिलेगा। 10th पॉइंट यहां पर विड्रॉल से रिलेटेड है। अब पीपीएफ सब्सक्राइबर्स को ये अलाउड है कि वो प्री मैच्योर या फिर पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हैं अगर वो 5 साल का अपना जो टेन्योर है फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये 5 साल की जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली 5 years from the end of the current financial year from which we started the account, right? जैसे हमने पहले बात की थी कि 15 साल के यहां पर 16 कंट्रीब्यूशन रहती हैं। नो डेफिनेटली कुछ एक कंडीशंस तो इसमें रहेंगी ही, जैसे कि आप पार्शियल विड्रॉल जो है वो 1 साल में एक बार कर सकते हो। आप अपने पीपीएफ बैलेंस के अगेंस्ट कोई लोन नहीं ले पाओगे जो आपने विड्रॉ कर लिया है एंड फर्दर एक पर्सन अपने पर्टिकुलर अमाउंट जो विड्रॉ कर पाएगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसका 50% तक विड्रॉ कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये कंडीशंस 15 साल वाले अकाउंट के लिए, यानी कि जब प्राइमरी अकाउंट ओपन किया गया, जब एक्सटेंशन के बिना वाले की बात करते हैं, ठीक है। इन केस अगर एक्सटेंशन हो जाती है उसके केस में अगर तो विदाउट कंट्रीब्यूशन है तो आप कितना भी पैसा निकाल लो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप विद कंट्रीब्यूशन में जाते हो इन द एक्सटेंशन पीरियड तो आप 60% का जो अमाउंट है वो निकलवा सकते हो, राइट। तो यहां पर ये परसेंटेज कितनी है, 50%, 100%, 60%। 50% है जहां पर आपका प्राइमरी अकाउंट है, 5 साल का ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। 100% है जब विदाउट कंट्रीब्यूशन में जा रहे हो एंड फर्दर आपका 60% है जब विद कंट्रीब्यूशन वाले में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट। तो 100%, 60% इंपॉर्टेंट है एक पीपीएफ सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि
जो कॉर्पस आपने जमा किया, हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्पज से जमा कर रहे हो, कोई कारण से जमा कर रहे हो, आपने कोई घर परचेज करना हो, बच्चों की शादी करवानी हो, हायर एजुकेशन करवानी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना खर्चा कर पाओगे, राइट। अब 11th पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट्स रिलेटेड टू क्लोजर ऑफ द अकाउंट। अब प्री मैच्योर क्लोजर जो होता है पीपीएफ अकाउंट का, वो सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस में अलाउ किया गया है कि अकाउंट ने 5 साल कम से कम फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लियो, यानी कि आप जब अपने क्लोजर के लिए अप्लाई कर पाओगे वो 7वें साल में कर पाओगे, जिस टाइम से आपने अकाउंट ओपन शुरू किया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आपने शुरू किया तब से तो 5 साल काउंट करनी है, जिस साल में शुरू किया उस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट से 5 साल काउंट होंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे, यानी कि 7th ईयर में आप अकाउंट को क्लोज करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड जो क्लोजर होगा अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक ग्राउंड्स के ऊपर ही अलाउड है, जैसे कि आपने किसी सीरियस इलनेस का इलाज करवाना है, हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर आपका रेजिडेंसी स्टेटस चेंज हो गया, उस केस में आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। अब प्री मैच्योर क्लोजर में एक छोटा सा कैच है, छोटी सी पकड़ आपको बनाए रखनी है, वो इंटरेस्ट रेट को लेकर के है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कि आपको कॉन्ट्रैक्टेड रेट का 1% कम इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हो। यानी कि शुरू से लेकर के जब से अकाउंट ओपन शुरू हुआ था तब से लेकर के अब तक जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया, दोबारा से रिकैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट होगा 1% कम की दर के ऊपर, तब आपको जाकर के उसका बैलेंस मिलेगा। अब सोचने रख सकता है सिर्फ और सिर्फ 1% की तो बात है, लेकिन सोचो आपने अकाउंट चलाया 10 साल, 10 साल में आपने जितना भी पैसा जमा करवाया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना था 8.1% के ऊपर, लेकिन अब जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 7.1% के ऊपर मिलेगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो काइंडली ध्यान से डिसीजन लीजिएगा। 12th पॉइंट बनता है नॉमिनेशन को लेकर के। तो आप नॉमिनेशन की जो रिक्वेस्ट है वो अपने अकाउंट ओपनिंग से लेकर के अकाउंट क्लोजर तक कभी भी दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं, कितनी बार भी आप नॉमिनेशन के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड से सुना था कि नॉमिनेशन को करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको 2 विटनेस चाहिए होती हैं एंड काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, फलाना फलाना। लेकिन नॉमिनेशन के अपने फायदे हैं, नॉमिनेशन जरूर करवाइएगा। एंड पीपीएफ अकाउंट जो है, पीपीएफ रूल जो है वो अलाउ करते हैं कि आप एक या मल्टीपल नॉमिनी रख सकते हैं, एंड नॉमिनेशन को कभी भी चेंज या कैंसिल किया जा सकता है। एंड दूसरी बात है कि आप इवन फिक्स परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए पर्सन ने बी एंड सी को नॉमिनी बनाया, अब इसने कहा कि बी को 60% का कंपोनेंट मिल जाए एंड सी को 40% का कंपोनेंट मिल जाए, तो वो परसेंटेज भी यहां पर बनाई जा सकती है। एंड इन केस अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं करते हो तो जो आपके लीगल हेयर हैं उनको इन्वेस्टमेंट की प्रोसीड मिल जाएंगी जब सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है। 13th पॉइंट यहां पर लोन को लेकर के, जितने भी पीपीएफ सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं कि वो अपने अकाउंट बैलेंस के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। एंड ये जो लोन है वो 3rd, 4th, 5th या 6th फाइनेंशियल ईयर में लिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, वो 3rd, 4th, 5th या 6th ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में लिया जा सकता है। जो अमाउंट ऑफ लोन यहां पर ऑफर किया जाता है काफी कम है वो, एंड उसकी कैपिंग की गई है 25% की ऊपर, यानी कि पिछले 2 सालों का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसका सिर्फ और सिर्फ 25% आप यहां लोन ले सकते हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप लोन के लिए अप्लाई करते हो आज ही के महीने में, यानी कि अप्रैल 2024 में, एंड मान लीजिए कि मैक्सिमम लोन का जो आपका अमाउंट कैलकुलेट होगा ना वो 31 मार्च 2022, यानी आज के साल से पिछले 2 साल के क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से 25% का अमाउंट आपको मैक्सिमम लोन में मिल पाएगा। एंड यहां पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पीपीएफ के इंटरेस्ट के ऊपर 1% ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके आपको लोन दिया जाएगा। अब क्योंकि पीपीएफ लेट से अगर आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7.1%, तो आपको लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको पे करना होगा वो 8.1% रहेगा। लेकिन यहां पर एक चीज को समझिएगा, गवर्नमेंट जो है वो पीपीएफ का रेट हर बार अनाउंस करती रहती है, 3 महीने बाद इसकी रीप्राइसिंग होती है। लेकिन जो आपका लोन का इंटरेस्ट रेट होगा, जब एक बार फिक्स हो गया तो थ्रू आउट द टेनर ऑफ द लोन, यानी कि जितनी भी देर का लोन था तब वो सेम ही रहने वाला है। अब ये लोन दिए जाते हैं ना, ये कम टाइम पीरियड के होते हैं, इनकी जो मैक्सिमम यहां पर रीपेमेंट टेनर होता है वो 36 महीने का होता है। एंड इन केस अगर आप 36 मंथ्स के अंदर अंदर इस लोन को रीपे ना कर पाए तो आपको जो 1% एक्स्ट्रा देना था उसकी जगह पर आपको
6% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7.1% पीपीएफ का रेट है, लेकिन लोन के ऊपर आपको 8.1% देना पड़ेगा। लेकिन अगर 36 मंथ्स के अंदर पे ना किया तो आपको 8.1 नहीं, आपको 13.1% का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर पे करना पड़ेगा, राइट। 14th एंड द लास्ट पॉइंट दैट्स रिलेटेड टू अटैचमेंट। अब पीपीएफ एक्ट 1968 जो है वो प्रोहिबिट करता है कि मान किसी पर्सन ने आपसे पैसे लेने थे, वो कोर्ट में अर्जी दे देता है और आपके नेम पर पीपीएफ अकाउंट है, तो कोर्ट आपके पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस को उसमें अटैच नहीं कर सकती कि इसमें से पैसा पे कर दिया जाएगा, यानी कि आपके क्रेडिटर्स को पैसा जो है वो पीपीएफ के पैसे में से नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये रूल आईटी एक्ट के ऊपर यहां पर अप्लाई नहीं होता, यानी कि इनकम टैक्स वालों ने अगर आपसे कोई पैसे लेने हैं तो पीपीएफ का क्रेडिट बैलेंस से भी वो रिकवरी ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी यहां पर रिक्वेस्ट है आप सभी को कि आप अपना लोन जो है किसी से लिए वो पे करे ना करे, लेकिन अपने जो टैक्सेस हैं उनको टाइमली जरूर पे कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे होंगे एंड आपने पीपीएफ के सभी पहलुओं के बारे में जाना हो। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, कि वो सभी इस वीडियो को जरूर गो थ्रू कर पाए। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।